हेलो फार्मासिस्ट, वेलकम बैक टू नोट्स कार्ड। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करने वाले हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के, यानी कि जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है। आज लास्ट पार्ट की बात करने वाले हैं, पार्ट 3 की बात करने वाले हैं, क्योंकि जिन्होंने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि पार्ट 1 और 2 हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं पार्ट नंबर 3 की, जिसमें हमें मोस्टली शेड्यूल्स के बारे में बात करनी है डिटेल्स में, और उससे रिलेटेड कुछ अदर टॉपिक्स हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कहीं पे स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि लास्ट में एज यूजुअल हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इस वीडियो लेक्चर के जो नोट्स है वो हमारी वेबसाइट नोट्स कार्ड पे आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट द वीडियो। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस की ओर देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हम इस चैप्टर का जो पार्ट 1 था वो ऑलरेडी कवर कर चुके थे, पार्ट 2 भी हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं पार्ट 3 में, जिसमें हमें बात करनी है शेड्यूल्स के बारे में, C1, G, H, H1, K, P, M, N, X, Y। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होने वाला है सेल्स ऑफ ड्रग, जैसे कि होलसेल, रिटेल सेल एंड रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस रिकॉर्ड टू be kept in a pharmacy, drug prohibited for manufacturing and sales in India। सेकेंड हमारे पास टॉपिक होने वाला है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल्स लाइक ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी, गवर्नमेंट एनालिस्ट, लाइसेंसिंग अथॉरिटीज एंड कंट्रोलिंग अथॉरिटीज एंड ड्रग इंस्पेक्टर, यानी कि DI। तो ये जो पर्टिकुलर चैप्टर है ये आपको तभी समझ आएगा जब आप फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट आप इसमें अच्छे से पढ़ लेंगे, अच्छे से आप वीडियो को एक बार देख लेंगे। अगर कोई डायरेक्ट पार्ट 3 को देखेगा तो शायद आई थिंक उसको इतना क्लियर समझ में ना आए। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पार्ट 3 को आप देखने से पहले एक बार आप पार्ट 2 एंड फर्स्ट के बारे में जरूर पढ़ लें। सबसे फर्स्ट हमें बात करनी है शेड्यूल की। शेड्यूल की बात हम फर्स्ट पार्ट में भी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे हम कुछ डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो शेड्यूल C एंड C1 दो शेड्यूल होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वो प्रिस्क्राइब लिस्ट होती है जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं। ठीक है, इनको दो टाइप से कैटेगराइज किया है, दोनों में बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं, बट C जो होते हैं वो इंजेक्टेबल प्रोडक्ट रखती है। इंजेक्टेबल का मतलब होता है जैसे कि कोई वैक्सीन हो गई, इंसुलिन हो गया, ठीक है, या फिर आपका कोई HIV से रिलेटेड हो गया, तो ये किस एड्स से रिलेटेड हो गया, ये किस में आते हैं, C में आते हैं। इंजेक्टेबल बायोलॉजिकल होंगे बट इंजेक्टेबल होंगे, और C1 में नॉन इंजेक्टेबल, जैसे कि आपका फिश लिवर ऑयल हो गया, या फिर आपका डिजॉक्सिन हो गया, ठीक है, या फिर आपका कॉड ऑयल हो गया। तो ये किस में आते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, बट किस में आएंगे, हमारे C1 में। तो C में हमारा क्या आते हैं, इंजेक्टेबल प्रोडक्ट आते हैं, और C1 में हमारा क्या आते हैं, नॉन इंजेक्टेबल। ठीक है, नेक्स्ट शेड्यूल हमारे पास आते हैं शेड्यूल G। ये आपने देखा भी होगा, जो मेडिसिन आप खरीदते हैं उनके और लेबल पे मेंशन रहते हैं कि शेड्यूल G की है, H की है। तो शेड्यूल G का मतलब होता है कि यहाँ पे वो मेडिसिन्स, वो लिस्ट आती है ड्रग की, जो हमें सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सुपरविजन के अंडर में ही लेना है। अगर आप उसको लेते हो विदाउट एनी मेडिकल सुपरविजन, तो आपका क्या है, वो आपके लिए डेंजर हो सकती है। तो मतलब आपने क्या कर दिया, वार्न कर दिया, ठीक है, जो भी इसको ले रहा है। तो शेड्यूल G में वो लिस्ट आती है मेडिसिन की जो सिर्फ और सिर्फ हमें मेडिकल सुपरविजन के अंडर में ही लेना है। ठीक है, सेकेंड इसमें आता है लिस्ट ऑफ सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड टू बी यूज ओनली मेडिकल सुपरविजन, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ और सिर्फ हम किसके लिए रिक्वायरमेंट होता है, मेडिकल सुपरविजन के यूज के लिए रिक्वायर्ड होता है, वो भी किस में आता है, शेड्यूल G में आता है। नेक्स्ट इसमें आता है शेड्यूल H। ठीक है, लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, यानी कि ऐसी मेडिसिन जो आप बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, किसी भी रिटेलर से आप नहीं खरीद सकते हो, वो किस में आता है, हमारा शेड्यूल H में आता है। तो शेड्यूल H की मेडिसिन में RX लिखा हुआ जरूर होना चाहिए, RX। ठीक है, RX किसका सिंबल होता है, आपका प्रिस्क्रिप्शन का सिंबल होता है। तो प्रिस्क्रिप्शन के लिए आपको RX वाला सिंबल यूज करके ही, यानी कि इसमें आप वो मेडिसिन होंगी जो सिर्फ और सिर्फ किसी के प्रिस्क्रिप्शन पे ही दी जाएंगी। ठीक है, ये क्या होता है, कॉर्नर पे होता है लेबल के।
डिस्प्ले होना चाहिए, जरूरी है। नेक्स्ट इसमें आता है शेड्यूल पी। शेड्यूल पी का मतलब क्या है? लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? अब लाइफ कितनी लाइफ है, जैसे होता है ना कि आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग 34 मंथ या फिर आपका 36 मंथ या फिर 12 मंथ्स। तो ये क्या है कि भाई उसकी लाइफ कितनी है, किसी भी ड्रग की लाइफ कितनी है और कितनी होनी चाहिए। तो शेड्यूल पी में आता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, यानी कि हर ड्रग की कितनी लाइफ होना चाहिए, 34 मंथ, 36, 12 मंथ, ये सब होता है। शेड्यूल एम। शेड्यूल एम का मतलब क्या है? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, जीएमपी। तो जीएमपी के लिए रिक्वायरमेंट, जीएमपी के फैक्ट्री परमिसेस के लिए जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वो चाहे प्लांट है या फिर चाहे आपके इक्विपमेंट है, ठीक है, तो वो सारा का सारा कुछ इसमें मेंशन होता है। जैसे लोकेशन कैसी होनी चाहिए, सराउंडिंग एरिया कैसा होना चाहिए, ठीक है, किसके लिए? गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए, हमें अच्छी मेडिसिन, हमें अच्छा मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके लिए कौन कौन से इक्विपमेंट, कौन कौन से प्लांट, कौन सी नेसेसरी चीजें होती हैं जो जरूरी हैं। तो जैसे लोकेशन एंड सराउंडिंग हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, ठीक है, उसके बाद भाई आसपास कोई गंदगी ना हो, नाले ना हो, तो ये सारी की सारी चीजें इसमें मेंशन रहती हैं। नेक्स्ट इसमें आता है शेड्यूल एन। लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट फॉर इफिशिएंट रनिंग ऑफ ए फार्मेसी। ये हम बहुत बार पढ़ भी चुके हैं। इसमें आपको मिलेगा कि अगर आप कोई भी फार्मेसी रन करना चाहते हो तो उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट, मिनिमम कौन कौन से इक्विपमेंट आपके पास होना जरूरी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर होना नेसेसरी है, और आपका प्रॉपर वेंटिलेशन होना जरूरी है, ठीक है, तो वो सारी चीजें इसमें मेंशन रहती हैं। उसके बाद सिस्टम होना, एक कंप्यूटर होना आपके लिए बहुत नेसेसरी है, तो वो शेड्यूल एन में आता है। नेक्स्ट इसमें आता है शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स का मतलब क्या है? जिनके इम्पोर्ट मैन्युफैक्चरिंग सेल के लिए क्या होना चाहिए? आपके पास एक प्रॉपर लाइसेंस होना जरूरी है। बिना लाइसेंस के आप इसको क्या नहीं रख सकते हो, अपने मेडिकल स्टोर में नहीं रख सकते हो। और अगर आप इसको खरीदते हैं तो आपके पास प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन होना जरूरी है। तो इसमें यही है, हुज इम्पोर्ट मैन्युफैक्चर सेल लेबलिंग पैकेजिंग आर गवर्नड बाय स्पेशल प्रोविजन, यानी कि स्पेशल अथॉरिटी का आपके पास क्या होना चाहिए? ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है शेड्यूल वाई। तो शेड्यूल वाइन में क्या होता है? वो रिक्वायरमेंट्स, वो गाइडलाइंस जो क्लिनिकल ट्रायल के लिए, ठीक है, किसी भी न्यू ड्रग को मैन्युफैक्चर करने के लिए जो भी क्लिनिकल ट्रायल होते हैं, तो उनके लिए क्या गाइडलाइंस है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब आपको किस में मिलेगा? शेड्यूल वाई में मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है सेल ऑफ ड्रग एंड होलसेल ऑफ ड्रग। ठीक है, तो ये दो होते हैं, इनके नाम आपने, एक होता है सेलर और एक होता है होलसेलर। कॉमन सा नाम है जो हम नॉर्मल लाइफ में भी यूज करते हैं और नॉर्मल लाइफ में भी हमें इनके बारे में पता है, तो सिर्फ आपको समझना है और उसके बाद आपको लिखना है, ठीक है। सेल ऑफ ड्रग, अब कस्टमर के पास कोई भी ड्रग कैसे पहुंचती है? तो कस्टमर कहाँ से लेता है? रिटेल प्राइस पे लेता है, शॉपकीपर से लेता है, ठीक है, लेकिन शॉपकीपर के पास कौन देता है? आपका मैन्युफैक्चरर के थ्रू आता है। तो जो कंज्यूमर है, जो कस्टमर है, तो उनके पास कोई भी ड्रग अगर पहुंचती है तो वो मैन्युफैक्चरर और शॉपकीपर के थ्रू पहुंचती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरर क्या करेगा? शॉपकीपर, और शॉपकीपर के बाद में किसके पास जाएगी? कस्टमर। लेकिन इसमें बीच में एक कड़ी होती है जिसको हम बोलते हैं होलसेलर, ठीक है। तो होलसेलर क्या करता है? शॉपकीपर को भेजता है, शॉपकीपर रिटेल प्राइस पे किसको देता है? कस्टमर को देता है, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर जनरली सेल देयर गुड्स टू द होलसेलर, जो मैं आपको अभी बता चुकी हूँ, ठीक है। हु इन टर्न सेल द सेम टू द रिटेलर, यानी कि फिर वो क्या करता है? वही जो पर्टिकुलर होलसेलर है, होलसेलर किसको देगा? रिटेलर को देगा, और रिटेलर किसको देगा? कस्टमर को देगा। तो ये एक चेन है जो स्टेप बाय स्टेप चलती है, ठीक है। अब नेक्स्ट समझते हैं होलसेल ऑफ ड्रग क्या होता है, इसके लिए क्या क्या चीजें नेसेसरी होते हैं, क्योंकि अगर आप होलसेल भी करते हो तो उसके लिए भी आपको पर्टिकुलर लाइसेंस की जरूरत होती है, ठीक है। होलसेलर मीन्स ए डीलर और हिज एजेंट
or stockist engaged in the sale of drug to a retailer, hospital, dispensary, medical, educational, research institute और any other agency। यानी कि जितने भी हमारे होलसेल हैं, होलसेल का मतलब होता है कोई डीलर हो गया या फिर एजेंट हो गया, ठीक है, ये क्या करते हैं, जो भी मेडिसिन हैं तो उसको ड्रग को क्या करेंगे, सेल करेंगे रिटेलर के पास, हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, मेडिकल, एजुकेशनल या फिर किसी रिसर्च इंस्टीट्यूशन में या फिर अदर एजेंसी में, ठीक है, क्योंकि कभी भी कस्टमर के पास जो होता है वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से होते हुए नहीं जाता है, वो किसके थ्रू जाएगा, आपका रिटेलर यानी कि जो शॉपकीपर है उसके थ्रू ही जाएगा। और जो शॉपकीपर के पास जो ड्रग पहुंचती है वो किसके थ्रू पहुंचती है, होलसेलर, होलसेलर के पास किसके थ्रू पहुंचती है, मैन्युफैक्चरर। तो ये एक कड़ी है, चेन है जो चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद ड्रग अदर देन दीज स्पेसिफिक इन शेड्यूल C1X हम अभी भी पढ़ चुके हैं, तो ये किसके अंडर में इशू होती है, इन फॉर्म 20B लाइसेंस होना नेसेसरी है, ठीक है। उसके बाद अ ड्रग शुड बी परचेज ओनली फ्रॉम ए ड्यूली लाइसेंस डीलर और मैन्युफैक्चरर, यानी कि आपको ऐसी जगह से मेडिसिन को, ड्रग को परचेज करना है जिसके पास मैन्युफैक्चरर और डीलर के पास लाइसेंस होना जरूरी है, क्योंकि मैंने अभी बता दिया कि होलसेलर के लिए भी हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, ठीक है। शेड्यूल एक्स ड्रग जो होंगी वो लाइसेंस इश्यू इन फॉर्म 20G, जिनके पास ये लाइसेंस होगा वहीं से आपको इनको लेना है। तो शेड्यूल एक्स दोनों के पास होना चाहिए, जो अभी मैन्युफैक्चरर या होलसेलर कर रहा है उनके पास भी, और जो उसको रख रहा है रिटेलर है, शॉपकीपर है, उनके पास भी। होलसेल ऑफ ड्रग में क्या होना चाहिए, ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल C एंड C1 बट नॉट इंक्लूड इन शेड्यूल X, यानी कि जो C1 में होगा बट X में नहीं होगा, तो उसके लिए जो लाइसेंस इश्यू होगा वो होगा फॉर्म 21B यानी कि 21B। उसके बाद ऐसा कोई है जिसके पास शेड्यूल C1 है मोटार व्हीकल के लिए, तो उसका जो लाइसेंस इश्यू होगा वो किसके लिए होगा, 21BB, फॉर्म 21BB, ठीक है। रिटेल सेल, अगर कोई रिटेल सेल कर रहा है तो उसके लिए दो टाइप के लाइसेंस यहाँ पे इश्यू होते हैं, एक होते हैं जनरल लाइसेंस, एक होता है आपका रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। दोनों की बात करते हैं। तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है जनरल लाइसेंस। जनरल लाइसेंस क्या होता है, जनरल लाइसेंस उन पर्सन्स के लिए होता है जो नॉन फार्मेसी के होने के बावजूद भी अपना बिजनेस करना चाहते हैं, जैसे ड्रग को सेल करने के लिए या फिर कंपाउंडिंग करने के लिए या फिर डिस्पेंसिंग करने के लिए। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो नॉन फार्मेसी है लेकिन वो बिजनेस करना चाहता है, तो वो क्या कर सकता है, बिजनेस कर सकता है, लेकिन उसकी एक टर्म होगी, कंडीशंस होगी कि वो किसके सुपरविजन में करेगा, क्वालिफाइड पर्सन, यानी कि जो फार्मासिस्ट होंगे, जो रजिस्ट्रार फार्मासिस्ट होंगे, उनके अंडर में ये काम कर सकता है, ठीक है। पैसा वो लगाएगा, और कौन काम करेंगे, जो क्वालिफाइड पर्सन्स होते हैं, जो फार्मासिस्ट होते हैं, वो उसके अंडर में काम करेंगे। बट ये ऐसे बिजनेस को करने के लिए भी एक लाइसेंस की जरूरत पड़ती है, जिसको बोला गया जर्नल लाइसेंस, यानी ठीक है। तो जर्नल लाइसेंस क्या है, जर्नल लाइसेंस एक टाइप का ऐसा लाइसेंस है जो किसी भी पर्सन को परमिशन देते हैं बिजनेस करने में, किससे बिजनेस करने में, ड्रग के सेल करने में, कंपाउंडिंग करने में या डिस्पेंसिंग करने में, अंडर द क्वालिफाइड पर्सन। जर्नल लाइसेंस के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे लाइसेंस जो होगा वो डिस्प्ले पे मेंशन होगा पब्लिकली, ऐसा नहीं कि आपने छिपा के रखना है, ठीक है। सेकंड इसमें है, लाइसेंस जो होगा वो किसके प्रोविजन में होगा, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के प्रोविजन में होगा। नेक्स्ट इसमें आता है, अगर कोई भी, जैसे आपने क्वालिफाइड स्टाफ रखा और उसमें अगर कोई भी चेंज होता है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जो भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी होगी उसको 1 मंथ के अंदर अंदर आप इसमें उसको बताएंगे, इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है कि अगर कोई भी चेंज होता है लाइसेंस फर्म के कॉन्स्टिट्यूशन में, तो आप क्या करेंगे, लाइसेंसिंग अथॉरिटी को विद इन 3 मंथ्स के अंदर अंदर आप बताएंगे, और उसके बाद आप एक फ्रेश लाइसेंस आप क्या कर लेंगे, ऑब्टेन कर लेंगे, ठीक है। आप एक फ्रेश लाइसेंस आप प्राप्त कर लेंगे, जो जब भी आपका क्या होगा, फर्म होगा। अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज होता है तो आप इसको न्यू रिन्यूअल करा सकते। सेकेंड इसमें आता है रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस का क्या मतलब होता है, रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस का मतलब होता है, इसमें फर्स्ट एक स्पेसिफिक वर्ड दिया गया है, शेड्यूल C1 और X, यानी कि शेड्यूल C1 और X के अंदर जितनी भी मेडिसिन आती है उनको छोड़ के, ठीक है, बाकी की जो मेडिसिन बचती है उनको अगर आप सेल करते हैं तो उसके लिए आपको रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की जरूरत
पड़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो? मतलब अगर आप एक विक्स भी बेच रहे हो तो उसके लिए भी आपको लाइसेंस की जरूरत है। इसमें स्पेसिफाई कर दिया गया है कि भाई शेड्यूल सी और C1 और X वाली जितनी भी मेडिसिन है उनको छोड़ के बाकी की जो भी मेडिसिन होगी उसको अगर आप सेल करते हो तो उसके लिए आपको रिस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की जरूरत होती है। और ये कहाँ से इश्यू होता है? ये इश्यू होता है फॉर्म 20A और 21A। ठीक है, यहाँ से ये इश्यू होता है। इसके लिए भी क्या है, कुछ कंडीशंस है। जैसे लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आपके पास स्टोरेज, ड्रग का जो स्टोरेज एरिया है वो प्रॉपर फैसिलिटी के साथ हो, प्रॉपर स्टोरेज हो, प्रॉपर आपकी फैसिलिटी हो, तभी आपको लाइसेंस मिलेगा। ठीक है, बट ये कंडीशंस जो होती है ये वेंडर्स के लिए अप्लाई नहीं होती। वेंडर्स क्या होते हैं? विक्रेता जो बोलते हैं। ठीक है, तो उनके लिए ये अप्लाई नहीं होती है। सेकंड इसमें है लाइसेंस जो होगा मिलेगा आपको, ठीक है, वो किसके प्रोविजन में मिलेगा? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट एंड रूल्स के अकॉर्डिंग आपको मिलेगा। नेक्स्ट थर्ड इसमें आता है ड्रग जो आप परचेज करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको उन्हीं से परचेज करना है जिसके पास ड्यूली लाइसेंस हो, यानी कि जिस डीलर के पास या फिर मैन्युफैक्चरर के पास लाइसेंस हो उसी से आपको परचेज करना है। नेक्स्ट इसमें आता है ड्रग शुड बी सोल्ड इन दियर ओरिजिनल कंटेनर, यानी कि जब भी कोई ड्रग सोल्ड होती है, बेची जाती है, तो वो उसके ओरिजिनल कंटेनर में ही बेची जानी चाहिए। लेबल और पैकेजिंग जो होनी चाहिए प्रॉपर होनी चाहिए ड्रग की। उसके बाद कंटेनर जो होना चाहिए, कंटेनर में कंटेनर की जो जितनी भी ड्रग्स होती हैं तो उनका जो लेबल, उनका जो पर्टिकुलर मतलब स्ट्रक्चर होना चाहिए वो किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945 के अकॉर्डिंग होना चाहिए, जिससे कि वो क्या रहे? इंक्लूडिंग पेटेंट, यानी कि कोई अदर उनको उसी तरीके से सेम तरीके से ना बना सके। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ नीचे यहाँ पे फॉलोइंग टर्म्स दी गई हैं, कंडीशंस दी गई हैं जो मेनली किसी भी पर्टिकुलर जो भी कंटेनर है या जो भी पैकेजिंग है उस पे इंक से मेंशन होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए इंक से। ठीक है, जिससे कि वो प्रॉपर तरीके से दिख सके। तो अगर ऐसा कोई भी कंटेनर है या कोई भी पैकिंग है कंटेनर की तो उस पे ये सारी चीजें मेंशन होना जरूरी है। किससे होगा? इंक से होगा। मतलब ये तो आप प्रिंट बोल सकते हो कि प्रिंट होगा या फिर रिटर्न होगा, लिखा हुआ होगा, मेंशन होगा। ठीक है, एक मैनर में, एक शेड्यूल में, एक लेबल में। ठीक है, इसमें क्या होता है? इनर मोस्ट कंटेनर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि जो भी कंटेनर हमारे होंगे, जो भी ड्रग के कंटेनर होंगे उन पे इंक के थ्रू या तो प्रिंट होगा या फिर रिटर्न होगा। सबसे फर्स्ट तो क्या होगा? प्रॉपर नेम लिखा होगा ड्रग का, जो प्रॉपर नेम, मतलब अगर स्मॉल से स्मॉल कंटेनर भी है तो वो भी क्या है? आपका दिखे। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर नेम, जो भी ड्रग का प्रॉपर नेम होगा वो प्रिंट होगा। ठीक है, उसके बाद ट्रेड नेम अगर कोई है तो वो भी मेंशन होना चाहिए। सेकंड इसमें आता है नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चर, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुई है, नेम क्या है कंपनी का, एड्रेस क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर क्या है कि स्मॉल कंटेनर है, कोई ऐसा है जो मतलब कोई ऐसी ड्रग है जिसका कंटेनर जो है स्मॉल है, तो फिर सिर्फ आप क्या कर सकते हो उसमें, जैसे इसमें मेंशन है कि इट इज इनफ इफ ओनली द नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर एंड हिज प्रिंसिपल बेस्ड ऑफ बिजनेस इज शोन, यानी कि अगर कोई छोटा कंटेनर है उस पे सारी चीजें नहीं आ सकती हैं तो आप क्या लिख सकते हो? सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरर का नेम भी मेंशन कर सकते हो, दैट इज इनफ। सेकंड, नेक्स्ट इसमें आता है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर, या फिर आप लिख सकते हो MFG-LIC नंबर। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो ML, M.L, तो वो भी क्या होगा? मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस ही होगा। ठीक है, उसके बाद बैच नंबर, जो भी बैच नंबर था वो आप मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कब से वो प्रोसीड हुआ है वो आप मेंशन कर सकते हो, जैसे कि बैच नंबर आप लिख सकते हो या फिर बी नंबर आप लिख सकते हो या फिर LOT नंबर आप लिख सकते हो या फिर LOT, यानी कि क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ कंटेनर ऐसे भी होते हैं जो स्मॉल होते हैं तो हम उसमें प्रॉपर तरीके से बैच नंबर नहीं लिख सकते, तो हम स्मॉल में क्या लिख सकते हैं? ठीक है, शॉर्टकट में लिख सकते हैं B.NO. नेक्स्ट इसमें आते हैं एक्सपायरी। एक्सपायरी से रिलेटेड जो भी टर्म्स है वो कौन कौन से यूज हो सकते हैं? तो जब भी कोई ऐसा पर्टिकुलर कंटेनर होते हैं तो सबसे पहले तो उसमें क्या लिखा रहता है? इंफॉर्मेशन होती है रिगार्डिंग हैंडलिंग, कैसे आप उसको हैंडल करेंगे, यूज कैसे करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे, कुछ इस टाइप की इंफॉर्मेशन, नेसेसरी इंफॉर्मेशन मेंशन होती है। सेकेंड इंफॉर्मेशन इसमें कौन सी होती है? किस स्टोरेज कंडीशंस में आप रखेंगे, जैसे स्टोर इन कोल्ड प्लेस,
प्लेस होता है कुछ मेडिसिन, या फिर रूम टेम्परेचर होते हैं कुछ मेडिसिन, तो जो भी इस टाइप के मैनर्स है वो उसमें इंफॉर्मेशन में होना चाहिए। लास्ट वन इज कि हमारे पास जनरल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे कुछ मेडिसिन ऐसी होती है नॉट फॉर सेल्स, तो उनके नीचे क्या होना चाहिए, नॉट फॉर सेल का टैग लगा होना चाहिए। कुछ फिजिशियन सैंपल्स होती हैं जो फिजिशियंस को दी जाती हैं एज ए सैंपल, ठीक है, पहले वो उनको ट्राई करते हैं उसके बाद उनको प्रिस्क्राइब करते हैं, तो ये भी क्या होते हैं, फिजिशियल सैंपल्स मेंशन होना चाहिए, तो जनरल इंफॉर्मेशन भी मेंशन होना नेसेसरी है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एक्ट एंड रूल। अब देखिए हमने एक्ट और रूल तो बना लिए हैं, जैसे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1945 में आया था, तो उसको एडमिनिस्टर करने के लिए, ठीक है, इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ कमेटीज बनाई गई हैं, कुछ मेंबर्स इंक्लूड किए गए हैं, कुछ एजेंसीज इंक्लूड की गई है, ये देखने के लिए कि भाई सारी चीजें जितने जो भी एक्ट है जो भी रूल्स है वो सारे सही तरीके से एक्चुअल जो पॉलिसीज हैं उनके अकॉर्डिंग ही फॉलो हो रहे हैं या फिर नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी अपनी मर्जी से कुछ भी कर रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको देखने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए ये सारी कमेटीज बनाई गई। जैसे सबसे फर्स्ट है एडवाइजरी, ठीक है, जो क्या करेगी, एडवाइस करेगी, तो इसमें दो कमेटीज आते हैं, एक आते हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और एक आते हैं ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। सेकंड इसमें आता है एनालिटिकल, जो क्या करेगी, एनालाइज करेगी, जैसे कि एनालिटिकल हो गया, ड्रग कंट्रोल लैबोरेटरी हो गया और गवर्नमेंट एनालिस्ट हो गए, ठीक है। एग्जीक्यूटिव जो मेंबर्स क्या करेंगे, ग्राउंड पे काम करेंगे, ठीक है, जैसे लाइसेंस देखेंगे, लाइसेंस अथॉरिटी देंगे, ठीक है, रिजेक्ट करना है देना है, या फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटीज, ठीक है, किसको कितना लाइसेंस प्रोवाइड करना है, किसके पास कितनी कैपेबिलिटी है। ड्रग इंस्पेक्टर का काम आप जाते हैं जगह जगह इंस्पेक्शन करना जाके, ठीक है। कस्टम कलेक्टर, तो वन बाय वन हम इनकी बात करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे एडवाइजरी में। नेक्स्ट हमारे पास आता है, सबसे पहले हम बात करेंगे ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड या फिर DTAB जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट होता है। इसमें टोटल 18 मेंबर होते हैं, जिसमें से 8 जो होते हैं वो हमारा एक्स ऑफिसर होते हैं, 5 नॉमिनेटेड होते हैं और 5 आपके क्या होते हैं, इलेक्टेड मेंबर होते हैं, ठीक है। जिसमें से सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे, ये जो हमने 8 की बात करी है ना, 8 एक्स ऑफिसर, तो कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, तो सबसे फर्स्ट इसमें आता है डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस, चेयरमैन के पोस्ट पे होता है। सेकंड इसमें आता है ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। थर्ड इसमें आता है डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी कोलकाता। उसके बाद सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली का डायरेक्टर मेंशन होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद इंडियन वेटिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर का डायरेक्टर इसमें होता है। उसके बाद फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट होता है, मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया का प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। उसके बाद सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के डायरेक्टर इसमें मेंशन होते हैं। तो ये सारे कितने हैं, 8 हमारे एक्स ऑफिसो मेंबर है जो किसमें इंक्लूड रहते हैं, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड में इंक्लूड रहते हैं। सेकंड इसमें आते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, क्योंकि हमारे पास टोटल कितने थे, 18 मेंबर थे, ठीक है। तो एक्स ऑफिसर की हम बात कर चुके हैं। सेकंड इसमें आते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, नॉमिनेटेड मतलब जो नॉमिनेशन में है, तो इसमें जो 2 पर्सन होते हैं वो नॉमिनेटेड होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है। कौन से पर्सन होते हैं, जो अलग अलग स्टेट में एज ए ड्रग कंट्रोलर की पोस्ट में है, यानी कि जिनके पास कौन सा चार्ज है, ड्रग कंट्रोलर का चार्ज है अलग अलग स्टेट से। इसके बाद एक पर्सन जो होगा वो कहाँ, आपका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से होगा, जिसको भी नॉमिनेट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी। उसके बाद 2 गवर्नमेंट एनालिस्ट होंगे और इनको भी नॉमिनेट कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ही करेगी, ठीक है। थर्ड इसमें आता है इलेक्टेड मेंबर, जो इलेक्शन के थ्रू होंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक टीचर होता है फार्मेसी का, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री और कॉग्नोसी का, ठीक है, इंडियन यूनिवर्सिटी और एफिलेटेड कॉलेज से भी हो सकता है, जो इलेक्टेड होता है बाय द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। यानी कि एक ऐसा टीचर जो फार्मेसी का है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या कॉग्नोसी से है और किसी या इंडियन यूनिवर्सिटी में है या फिर किसी कॉलेज में है, तो इसका जो इलेक्शन होगा वो किसके थ्रू होगा, एग्जीक्यूटिव कमेटी के थ्रू होगा, फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। सेकंड इसमें जो आता है मेंबर वो है ए टीचर इन मेडिसिन और थेरेपेटिक ऑन द स्टाफ ऑफ इंडियन, यानी कि या तो कोई सी मेडिसिन का टीचर हो या फिर थेरेपेटिक का टीचर हो। स्टाफ कहाँ का होना चाहिए, इंडियन यूनिवर्सिटी का होना चाहिए,
कॉलेज का होना चाहिए। इसको भी कौन इलेक्टेड करेगा? एग्जीक्यूटिव कमेटी करेगी, पर किसकी करेगी? यहाँ पे मेडिकल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया। ध्यान से देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट वाला फार्मेसी था तो फार्मेसी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया थी, यहाँ पे मेडिसिन का टीचर है तो कौन सा है? मेडिसिनल काउंसिलिंग ऑफ इंडिया इसको मतलब इसको क्या करेगी? इलेक्टेड करेगी। उसके बाद वन फार्माकोलॉजिस्ट होना चाहिए जो किसके थ्रू इलेक्टेड होगा? गवर्निंग बॉडी के थ्रू इलेक्टेड होगा, इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च के थ्रू क्या होगा? इलेक्टेड होगा। उसके बाद वन पर्सन यहाँ पे इलेक्टेड होगा बाय काउंसिलिंग ऑफ द सेंट्रल मेडिकल एसोसिएशन के थ्रू एक पर्सन इलेक्टेड होगा, और एक पर्सन जो इलेक्टेड होगा वो होगा काउंसिलिंग ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल एसोसिएशन। यानी कि टोटल मिला के हमारे पूरे कितने हो गए मेंबर? 18 मेंबर हो गए। नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी। तो ये जो DCC कमेटी है ये भी किसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। ये क्या है? एडवाइजरी कमेटी है, किसके लिए? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और DTAB के लिए। यानी कि कोई भी एडवाइजरी चाहिए होती तो ये कमेटी हेल्प करती है। ठीक है। सेकेंड इसमें है, इसमें क्या होते हैं? 2 रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो किसके थ्रू नॉमिनेटेड होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू नॉमिनेटेड होते हैं, और 1 नॉमिनी जो होता है वो स्टेट गवर्नमेंट का होता है। हर पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट से एक नॉमिनी होगा। ठीक है। उसके बाद जब भी इस कमेटी को रिक्वायर्ड होता है, जब भी मतलब इसको लगता है कि हमें सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलना है, तो जब भी ऐसी रिक्वायरमेंट होती है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलता है। ठीक है। और अपना जो भी ऑन प्रोसीजर होता है तो ये इसके पास इतनी इम्पावर होती है कि ये उसको रेगुलेट करे। ठीक है। यानी कि ये अपने जो भी ऑन प्रोसीजर है उसको रेगुलेट करने के लिए इम्पावर्ड होता है। नेक्स्ट इसमें आता है सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी। अब सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी क्या है? ये कब स्टेबलाइज्ड हुई थी और किसके अंडर में हुई थी? तो सबसे पहले तो ये कोलकाता में है। ये क्या है? लैबोरेटरी है। लैबोरेटरी में क्या होता है? लैब्स है, तो लैब्स में क्या होता है? एनालिसिस होता है, टेस्ट होता है। ठीक है। तो ये सबसे फर्स्ट जो स्टेबलाइज हुई थी सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी किसके अंडर में हुई थी? कंट्रोल ऑफ डायरेक्टर। जो कंट्रोल डायरेक्टर होते हैं, किसके थ्रू कंट्रोल डायरेक्टर अपॉइंट होते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू होते हैं। और सबसे फर्स्ट जो लेबोरेटरी स्टेबलाइज हुई थी कोलकाता में हुआ था। ठीक है। जिसको कुछ काम सौंपे गए, जिसका कुछ फंक्शंस होता था, जैसे कि ये जो लेबोरेटरी होती थी कोलकाता वाली, तो ये क्या करती थी? एनालाइज और टेस्ट करती थी सैंपल ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक। ठीक है। यानी कि कॉस्मेटिक का और जो ड्रग सैंपल्स होंगे उनको एनालाइज टेस्ट करते थे। अब ये जो ड्रग और कॉस्मेटिक होंगे ये किसके द्वारा सेंड होंगे? कस्टम कलेक्टर और कोर्ट के थ्रू। ठीक है। यानी कि जो DI वगैरह के थ्रू अगर कोई भी सैंपल ड्रग या कॉस्मेटिक का सेंड होते हैं तो उसको ये एनालाइज करेंगे और टेस्ट करेंगे। इसके अलावा भी इसकी कुछ अदर ड्यूटीज थी। ठीक है। जो कि इसके थ्रू दी जाती थी? बाय सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है विद द परमिशन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है। आफ्टर कंसल्टेशन विद DTAB। यानी कि DTAB और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इससे के थ्रू और भी इसकी ड्यूटीज हैं। ठीक है। जैसे कि जो हमारा सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसोली है उसका काम था कि वो सेरा सॉल्यूशन ऑफ सीरम प्रोटीन फॉर इंजेक्शन, वैक्सीन, टॉक्सिन, एंटीजन, एंटीऑक्सीडेंट और जो बैक्टीरियोफेजेज होते हैं इनको क्या करे? एनालाइज करे और टेस्ट करे। तो यानी कि जो कोलकाता वाली लैबोरेटरी थी वो क्या करती थी? ड्रग और कॉस्मेटिक को एनालाइज और टेस्ट करती थी, लेकिन जो कसोली वाला इंस्टीट्यूट रिसर्च था वो इन सारे पर्टिकुलर सब्सटेंस जैसे कि सीरा हो गया, सॉल्यूशन ऑफ सीरम प्रोटीन हो गया, एंटीटॉक्सिन्स हो गया, टॉक्सिन्स, एंटीजन हो गए, तो इनको क्या करती थी? एनालाइज करता था। नेक्स्ट इसमें आते हैं गवर्नमेंट एनालाइज्ड। एनालाइज्ड कौन से होते हैं? एनालाइज्ड मतलब होते हैं जो एनालाइज करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ठीक है। तो किसके अंडर में काम करेगा? गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है जो एक नोटिफिकेशन जारी करती है ऑफिशियल गजेट में। ठीक है। एक पर्सन को अपॉइंट किया जाता है जिसके पास सफिशिएंट क्वालिफिकेशन, मतलब जो भी एनालिस्ट के लिए जो भी नेसेसरी एजुकेशन होती है, क्वालिफिकेशन है, तो सफिशिएंट क्वालिफिकेशन हो गवर्नमेंट एनालिस्ट के लिए, और उसी पर्टिकुलर मतलब जिस भी स्टेट में है, जिस भी एरिया में वो रहता है उसके लिए वो उस फॉर्म को ऑफिशियल गजेट में उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा। और रिस्पेक्ट ऑफ सच ड्रग एंड क्लास। सच ड्रग एंड क्लास का मतलब है कि जैसे कॉस्मेटिक का अलग है, ठीक है, अदर का C का अलग है, शेड्यूल C का अलग है, शेड्यूल C1 का अलग है। तो जो भी शेड्यूल्स कैटेगराइज थे तो उनके अकॉर्डिंग ये क्या है? अपॉइंट किए जाते हैं। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑल्सो सिमिलरली
अपॉइंट, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी एक अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट एनालिस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सच ड्रग और क्लासेस, यानी कि जिस भी ड्रग या जिस भी क्लासेस में वो गवर्नमेंट एनालिस्ट के अकॉर्डिंग अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, ड्रग और कॉस्मेटिक एज स्पेसिफाइड, या तो कॉस्मेटिक की कैटेगरी में है या फिर ड्रग की कैटेगरी में है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी, एक तो स्टेट गवर्नमेंट कर रहा था और एक किसने किया, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू भी एक सिमिलर अपॉइंट किया जाता है गवर्नमेंट एनालिस्ट। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो क्वालिफिकेशन में ग्रेजुएट होना चाहिए मेडिसिन, साइंस, फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से, ठीक है, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होना चाहिए, मतलब जो मान्यता प्राप्त हो, 5 साल का उसको पास्ट ग्रेजुएट एक्सपीरियंस होना चाहिए टेस्टिंग का, ड्रग की टेस्टिंग का किसी भी लैबोरेटरी में, ठीक है, अंडर द कंट्रोल, किसके कंट्रोल में होना चाहिए, या तो फिर गवर्नमेंट एनालिस्ट के अंडर में होना चाहिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस, या फिर जो इंस्टीट्यूट का हेड होता है, ठीक है, उसके टेस्टिंग लैबोरेटरी का जो एक्सपीरियंस है वो होना जरूरी है। उसके बाद और हैज कंप्लीट 2 ईयर ट्रेनिंग टेस्टिंग ऑफ द ड्रग इंक्लूडिंग आइटम्स स्टेट इन शेड्यूल सी और इन सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी, और इसके साथ साथ ही उसके पास 2 साल का ट्रेनिंग टेस्टिंग लेटर भी होना चाहिए ड्रग का, ठीक है, जिसमें शेड्यूल सी कैटेगरी से डिराइव्ड जितनी भी मेडिसिन होती हैं, जितने भी आइटम्स शेड्यूल सी में होते हैं, या फिर आपका सेंट्रल ड्रग लैबोरेटरी का, तो मतलब उसके पास एक्सपीरियंस के साथ साथ ट्रेनिंग टेस्टिंग वाला भी होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएट फिल कर रहे हैं तो मेडिसिन, साइंस, फार्मेसी और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से होना जरूरी है पोस्ट ग्रेजुएशन, रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से होना जरूरी है। उसके बाद एसोसिएटशिप डिप्लोमा ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट इंडिया ऑब्टेन बाय पासिंग द सेड एग्जामिनेशन विद एनालिसिस ऑफ ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल एज वन ऑफ द सब्जेक्ट विद एटलीस्ट 3 ईयर, यानी कि उसके पास क्या होना चाहिए, अब पोस्ट ग्रेजुएट है तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। उसके बाद उसके पास एक डिप्लोमा होना जरूरी है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिस्ट, अगर ये क्या किससे कर रहा है, साइंस से कर रहा है, ठीक है। तो एनालिस्ट ऑफ ड्रग और फार्मास्यूटिकल्स, इनके लिए क्या चाहिए, इनके लिए पर्टिकुलर जो डिप्लोमा है वो होना नेसेसरी है विद एटलीस्ट 3 ईयर एक्सपीरियंस होना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद एक्सपीरियंस किसका होगा, ड्रग की टेस्टिंग का होगा, लैबोरेटरी अंडर द कंट्रोल, यानी कि जो लैबोरेटरी में टेस्टिंग होती है उनका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और डिप्लोमा होना चाहिए, या तो उसके पास क्या है, पोस्ट ग्रेजुएट हो या फिर क्या हो, डिप्लोमा हो, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आते हैं ड्यूटीज ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट, क्या क्या ड्यूटीज होती है गवर्नमेंट एनालिस्ट की। तो सबसे पहली ड्यूटीज तो यही होता है कि किसी भी ड्रग सैंपल को टेस्ट करे, एनालिसिस करे, या कॉस्मेटिक को टेस्ट करे, एनालिसिस करे, उसके बाद जो भी उसकी रिपोर्ट होती है उसको फिनिश करके क्या कर दे, आगे फॉरवर्ड कर दे, आफ्टर द एनालिसिस एंड आफ्टर द टेस्ट जो भी रिजल्ट आया उसको आगे प्रोसीड कर दे। सेकेंड इसमें होता है कि जो भी गवर्नमेंट जो भी रिपोर्ट्स है वो गवर्नमेंट को टाइमली फॉरवर्ड की जाए, टाइम टू टाइम फॉरवर्ड की जाए, जिससे कि उनका जो रिजल्ट है, उनका जो एनालिसिस वर्क है, या फिर अगर कोई रिसर्च हो रहा है तो वो उसको क्या कर सके, पब्लिश कर सके, ठीक है। नेक्स्ट इसमें आता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी, यानी कि कौन कौन सी ऐसी अथॉरिटी होती है जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। तो अगर कोई भी लाइसेंसिंग अथॉरिटी के लिए जो क्वालिफाई होता है, तो नो पर्सन शैल बी क्वालिफाइड टू बी ए लाइसेंसिंग अथॉरिटी अंडर द एक्ट अनलेस, जैसे कि फर्स्ट इसमें है कि ये ग्रेजुएट होना चाहिए फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिन, ठीक है, स्पेशलाइजेशन उसका होना चाहिए क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से उसको ये करना है, यानी कि ये क्या है, आपका ग्रेजुएट होना चाहिए इन पर्टिकुलर ब्रांच में, और उसके बाद उसके जो स्पेशलाइजेशन होना चाहिए वो होना चाहिए फार्माकोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। उसके बाद उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग में, टेस्टिंग में, किसी भी ड्रग की टेस्टिंग में, ठीक है। उसके बाद मिनिमम कितना होना चाहिए, 5 ईयर का एक्सपीरियंस उसको होना नेसेसरी है। नेक्स्ट इसमें आता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जैसे हमने अभी लाइसेंस अथॉरिटी की बात की, तो ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। तो इसमें क्या आता है हमारा ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग इंस्पेक्टर क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो जो ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होता है वो अंडर द एक्ट एंड अंडर द कंट्रोल ऑफ कंट्रोलिंग अथॉरिटी के अंडर में क्या होता है, अपॉइंट होता है, ठीक है। इसका जो क्वालिफिकेशन होता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी का, ये रूल
50A में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1989 में इसको बताया गया है कि मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन होना जरूरी है कंट्रोलिंग अथॉरिटी के लिए। तो क्वालिफिकेशन की अगर बात करूँ तो ग्रेजुएट होना चाहिए फार्मेसी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मेडिसिन से, ठीक है, विद स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना नेसेसरी है। उसके बाद उसको एक्सपीरियंस होना जरूरी है मैन्युफैक्चरिंग में, टेस्टिंग में, ड्रग की टेस्टिंग में, और उसको 5 साल का एटलीस्ट मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना नेसेसरी है। नेक्स्ट इसमें आता है ड्रग इंस्पेक्टर, डीआई। डीआई का नाम आपने सुना भी होगा, जो मेडिकल स्टोर पे अगर किसी ने वर्क किया है तो उनको पता होगा ड्रग इंस्पेक्टर के क्या क्या काम होते हैं। तो आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी में भी ड्रग इंस्पेक्टर अपॉइंट होते हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट VS 33G के अंडर में। उसके बाद अगर बात की जाए इन रिलेशन टू एनी अदर ड्रग और कॉस्मेटिक इंस्पेक्टर अपॉइंटेड, यानी कि ये तो क्या था, आयुर्वेदा था, सिद्धा था और यूनानी था। अब क्या है, अगर कोई ड्रग DI है या फिर कॉस्मेटिक इंस्पेक्टर है तो वो किसके अंडर में अपॉइंट किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में VS 21 के अंडर ही अपॉइंट किया जाता है। उसके बाद इसमें क्या होता है, द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट आर एम्पावर्ड टू अपॉइंट ड्रग इंस्पेक्टर, यानी कि इनके पास इतनी एम्पावर होती है कि ये ड्रग इंस्पेक्टर को असाइन करें, ठीक है, डिफरेंट एरियाज के लिए। एनी पर्सन हैविंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स ऑफ द ड्रग और कॉस्मेटिक नॉट बी अपॉइंटेड एज ड्रग इंस्पेक्टर, यानी कि जो ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं उनको किसी भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट, जैसे कि फाइनेंशियल इंटरेस्ट किसमें, इंपोर्ट में, मैन्युफैक्चरिंग में या सेल में ड्रग या कॉस्मेटिक की, उनको कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं होता है। मतलब ड्रग इंस्पेक्टर के लिए इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और सेल का कोई भी लेना देना नहीं होता है, इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इसमें यही मेंशन किया गया है कि ये जो जितने भी हैं, एनी पर्सन हैविंग फाइनेंशियल इंटरेस्ट, यानी कि अगर कोई ऐसा पर्सन है फाइनेंशियल इंटरेस्ट इंपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और सेल्स के लिए, ड्रग और कॉस्मेटिक के लिए, नॉट बी अपॉइंटेड एज ड्रग इंस्पेक्टर, यानी कि अगर उनको ऐसा इंटरेस्ट है तो वो ड्रग इंस्पेक्टर के लिए अपॉइंट नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर जो होते हैं मेनली पब्लिक सर्वेंट होते हैं और ये किसके अंडर काम करते हैं, कंट्रोलिंग अथॉरिटी के सबऑर्डिनेट में काम करते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है क्वालिफिकेशन ऑफ DI। ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको इस बारे में नहीं पता होता है। तो DI के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है, कितना एक्सपीरियंस जरूरी है, किस फील्ड में होना जरूरी है, ठीक है। तो DI के लिए जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो हमारे ड्रग इंस्पेक्टर होते हैं उनके पास एक डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी से, फार्मास्यूटिकल साइंस या फिर मेडिसिन विद द स्पेशलाइजेशन इन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी या फिर माइक्रोबायोलॉजी से होना चाहिए, और एक इंडियन यूनिवर्सिटी, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना नेसेसरी है, ठीक है। अगर कोई भी DI यानी कि ड्रग इंस्पेक्टर कोई भी इंस्पेक्शन करता है मैन्युफैक्चर्ड सब्सटेंस का जो शेड्यूल C में आती है, तो जो ये इंस्पेक्शन कर रहा है उस पर्सन को, यानी कि उस ड्रग इंस्पेक्टर को अपॉइंट, अगर वो अपॉइंट होता है तो उसके लिए उसको कुछ नेसेसरी टर्म्स हैं जो होना जरूरी है। मतलब कहने का ये है कि अगर कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर, ठीक है, किसी भी मैन्युफैक्चरर सब्सटेंस जो शेड्यूल C में आता है, अगर उनको इसका इंस्पेक्शन करना है तो उसके लिए क्या क्या नेसेसरी टर्म्स है, एटलीस्ट उसको 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए मैन्युफैक्चरर का, जिसमें से एटलीस्ट 1 सब्सटेंस जो होना चाहिए वो शेड्यूल C का होना नेसेसरी है, यानी कि जिस चीज का आप इंस्पेक्शन करेंगे पहले आपको उसका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आप किसी भी इंस्पेक्शन करते हैं किसी भी शेड्यूल C में जो मेडिसिन आती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग का, तो आपको भी उसका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। तो यानी कि आपने एटलीस्ट 18 मंथ ऐसा कोई एक्सपीरियंस किया हो, ठीक है, जो किस में आता है, शेड्यूल C की मैन्युफैक्चरिंग में आता है, या फिर एटलीस्ट 18 मंथ एक्सपीरियंस इन द टेस्टिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द सब्सटेंस इन शेड्यूल C, यानी कि या तो आपके पास मैन्युफैक्चरिंग का एक्सपीरियंस होना चाहिए शेड्यूल C कैटेगरी की मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करने के लिए, या फिर आपका क्या होना चाहिए 18 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए शेड्यूल C की कैटेगरी में जो मेडिसिन आती है उनकी टेस्टिंग का। एक में मैन्युफैक्चरिंग का था और एक में टेस्टिंग का था, तो ये दोनों में से आपके पास होना जरूरी है अगर आप इंस्पेक्शन करने जाते हैं किसी भी शेड्यूल C मेडिसिन से रिलेटेड सब्सटेंस की मैन्युफैक्चरिंग का। तो ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर ऐसी शेड्यूल C में के अंडर में जो मेडिसिन आती हैं,
ठीक है, उनका अगर वो इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो उसके पास मैन्युफैक्चरिंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर उसके पास टेस्टिंग का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें आता है पावर ऑफ इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर की क्या क्या पावर होती है? तो इंस्पेक्टर के पास इतना पावर होता है, उसके पास इतना परमिशन होता है कि वो किसी भी ड्रग या कॉस्मेटिक की ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चर या फिर स्टैंडर्डाइजिंग या टेस्टिंग के दौरान उनको क्या कर सकता है, चेक कर सकता है। ठीक है, सेकेंड इनके पास इतना परमिशन होता है इंस्पेक्शन का कि अगर कोई ड्रग है, सोल्ड हो रही है, स्टॉक है, एग्जिबिटेड है या फिर ऑफर फॉर सेल है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनको भी चेक कर सकता है। ठीक है, अगर उसके अलावा भी अगर उसको कोई सैंपल चाहिए, जैसे मैन्युफैक्चरिंग से कोई सैंपल चाहिए, टेस्टिंग से कोई सैंपल चाहिए या फिर आपका सेल से कोई सैंपल चाहिए या फिर जैसे कोई डिलीवरी ले रहा है उससे कोई सैंपल चाहिए, तो वो सैंपल ले सकता है। मतलब डिलीवरी से भी ले सकता है अगर कोई डिलीवरी हो रही है उस टाइम पे, ठीक है, या फिर कोई डिलीवरी के लिए प्रिपेयर है तो उसमें से भी वो सैंपल ले सकता है, कलेक्ट कर सकता है, इंस्पेक्ट मतलब चेक कर सकता है। उसके बाद ये स्टॉक और एग्जिबिट और ऑफर फॉर सेल या फिर सोल्ड कोई हो रही है या मैन्युफैक्चर हो रही है तो उनसे भी वो सैंपल कलेक्ट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद इसमें क्या है, एग्जामिन एनी रिकॉर्ड रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट्स, यानी कि अगर उसको लग रहा है कि इस जगह पे कोई भी मतलब गलत जो आपराधिक गतिविधि है वो हो रही है, ठीक है, तो वो उससे क्या मांग सकता है, रिकॉर्ड मांग सकता है, किसी भी मतलब रिकॉर्ड को या रजिस्टर को या डॉक्यूमेंट्स को चेक कर सकता है, उसके पास इतना अथॉरिटी होता है, आप उसको मना नहीं कर सकते हैं। उसके बाद रिक्वायर्ड एनी पर्सन टू प्रोड्यूस एनी रिकॉर्ड रजिस्टर और अदर डॉक्यूमेंट्स रिलेटिंग टू मैन्युफैक्चर सेल distribution of any drug or cosmetic in respect of which on offense has been or is being committed। यानी कि अगर उसको लग रहा है कि भाई यहाँ पे कुछ चीज कुछ मैन्युफैक्चर में या सेल्स में या डिस्ट्रीब्यूशन में कुछ गलत हो रहा है, किसी मेडिसिन का गलत मैन्युफैक्चर हो रहा है या सेल्स हो रहा है और उसको अगर कोई पर्सन की जरूरत है कि भाई हमें रिपोर्ट बताइए या रजिस्टर दीजिए या डॉक्यूमेंट दीजिए, तो वो पर्सन उनको रिक्वायर्ड वो पर्सन उनको देना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि भाई मुझे इस चीज का रिकॉर्ड चाहिए, तो ऐसा कौन सा पर्सन है जो इन रजिस्टर को मेंटेन करते हैं, तो वो पर्सन को वहां पे आना पड़ेगा और जो भी रिकॉर्ड है उसको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट इसमें आता है ड्यूटीज ऑफ ड्रग इंस्पेक्टर। ड्रग इंस्पेक्टर की क्या क्या ड्यूटीज होती है? तो सबसे फर्स्ट होता है इंस्पेक्शन ऑफ परमाइसिस लाइसेंस फॉर सेल। तो इसमें क्या होता है, इंस्पेक्ट नॉट लेस देन वंस ए ईयर ऑल स्टेबलाइज लाइसेंस फॉर द सेल ऑफ ड्रग विद इन द एरिया असाइन टू हिम एंड सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द कंडीशन ऑफ द लाइसेंस आर बीइंग ऑब्जर्व। यानी कि इसमें क्या है कि एटलीस्ट उसको एक साल में, ठीक है, 2 बार उसको क्या करना है, इंस्पेक्शन करना है अपने एरिया में जो भी उसको असाइन किया गया है, और उसके बाद उसको क्या करना है, देखना है, चेकआउट करना है कि सारी चीजें जो मतलब ड्रग रूल रेगुलेशंस है वो प्रॉपर तरीके से फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। प्रॉपर लाइसेंस की जो रूल रेगुलेशन होते हैं कि भाई लाइसेंस है नहीं है, बिना लाइसेंस के तो कोई मेडिकल स्टोर नहीं चल रहा है, वो सारा का सारा डाटा अपने पास कलेक्ट करना होता है, यानी कि इंस्पेक्शन करना होता है। ठीक है, एटलीस्ट साल में 2 बार। इसमें लिखा हुआ है ना नोट लेस देन वंस, यानी कि एक से कम ना हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसमें आता है प्रोक्यूर एंड सेंड फॉर द टेस्ट और एनालिसिस इफ नेसेसरी इम्पार्ट पैकेज विच ही हैज रीजन टू सस्पेक्ट कंटेनिंग ड्रग। अगर मतलब उसको ऐसा कुछ लगता है कि भाई यहाँ पे गलत हो रहा है, सस्पेक्ट लगता है, एनालाइज करने के बाद, टेस्ट करने के बाद, तो वो क्या कर सकता है, उसको पैकेट के रूप में क्या कर सकता है, उस पे मेंशन कर देंगे सस्पेक्ट। ठीक है, और उसको आगे क्या कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे, जो भी उसकी रिपोर्ट होगी वो वहाँ पे सबमिट कर देगा। नेक्स्ट इसमें आता है मेंटेन ए रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंस्पेक्शन मेड एंड एक्शन। यानी कि इसमें क्या करेगा, जो भी इंस्पेक्टर होता है और जहाँ जहाँ पे भी उसने इंस्पेक्शन किया है उसका रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। ठीक है, उसमें बताएगा कि क्या एक्शन उन्होंने लिए हैं, सारी चीजें सही हैं या कुछ गलत था, वो सारा का सारा एक्शन वहाँ पे मेंशन किया जाएगा। क्या उसने परफॉर्मेंस किया है, ड्यूटीज क्या की हैं, ड्यूटीज अपनी ड्यूटीज के बारे में डिफाइन करेगा। ठीक है, उसने कोई सैंपल लिया है या कोई कुछ सीज किया है, कोई स्टॉक सीज किया है या फिर, तो उसकी जो भी मतलब पूरी रिपोर्ट होगी उसकी कॉपीज वो सबमिट करेगा कंट्रोल अथॉरिटी को। ठीक है, उसके बाद मेक सच इंक्वायरीज एंड इंस्पेक्शन एज मे बी नेसेसरी टू डिटेक्ट द सेल ऑफ ड्रग इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द एक्ट। अगर मतलब उसको कुछ ऐसा लगता है कि भाई यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं जो
होना नहीं चाहिए है या फिर कुछ ऐसा एक्शंस है जो नेसेसरी है, तो उसके लिए भी अगर कुछ ऐसा होता है तो वो सारी की सारी डिटेल्स जो है वो आगे फॉरवर्डेड करता है। ठीक है, कौन सी उसको फॉरवर्ड करता है, जैसे when so authority by the state government to detain imported package which he has reason to suspect contain drug the import of which is prohibited। यानी कि आगे जो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू जो भी रिपोर्ट आई है, जो भी मतलब उसको पैकेज जो हुआ है इम्पोर्ट हुआ है वो उसको चेक करेगा, एनालाइज करेगा, उसके बाद जो भी उसकी रिपोर्ट होगी वो वहां पे उसको सबमिट कर देगा। नेक्स्ट ड्यूटीज इसमें आती है इंस्पेक्शन ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग और कॉस्मेटिक। मतलब ये भी क्या है, सिमिलर है, इसमें भी इंस्पेक्शन होगा। ठीक है, किसका होगा, ड्रग और कॉस्मेटिक, जहाँ पे मेडिसिन का मैन्युफैक्चर हो रहा है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर इंस्पेक्शन होता है, इंस्पेक्ट होता है नॉट लेस देन वंस ए ईयर, यानी कि एक से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये क्या करता है, जो भी मतलब इसका एरिया अलॉट होता है, जो भी इनको एरिया अलॉट होता है अपने एरिया में ये इंस्पेक्शन करता है। ठीक है, लाइसेंस इनके पास परमिशन होती है किसी भी मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस देखने का, किसी भी ड्रग मैन्युफैक्चरर का लाइसेंस देखने का या कॉस्मेटिक का लाइसेंस देखने का। ठीक है, और जो भी एरिया इनको अलॉट होता है वहीं पे ये इंस्पेक्शन करते हैं। उसके बाद ये अपने आप को क्या करते हैं, सेटिस्फाइड करते हैं कि हाँ जो भी लाइसेंस की कंडीशन है वो सही है, कोई मिसयूज तो नहीं हो रहा है ना, ऐसा कुछ ये क्या करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं। ठीक है, अंडर द एक्ट एंड रूल, जो भी रूल होते हैं, जो भी रूल रेगुलेशंस होते हैं उनके अंडर में ही ये एक्ट करते हैं। उसके बाद इन द केस ऑफ स्टेबलाइजमेंट लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 टू इंस्पेक्ट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मतलब यहाँ पे भी क्या है, यही है कि जो भी मैन्युफैक्चर होगा, चाहे वो आपका स्पेसिफाइड है शेड्यूल सी या C1 में जो भी मेडिसिन आती हैं उनका अगर कोई मैन्युफैक्चर है, अगर उनका लाइसेंस है, तो ऐसा ना हो कि कोई अदर कैटेगरी वहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रही है। ठीक है, तो जो स्टैंडर्डाइजिंग हो रही है, जो टेस्टिंग हो रही है ड्रग की, और जो स्टोरेज है प्लेस का, तो वो प्रॉपर रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि कुछ मेडिसिन ऐसी होती है जो हम रूम टेम्परेचर पे नहीं रख सकते हैं। तो जो स्टाफ वहाँ पे काम कर रहा है, टेक्निकल स्टाफ जो काम कर रहा है वो क्वालिफाइड है या नहीं है, स्टाफ जो वहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, उसके बाद लोकेशन क्या है, कंस्ट्रक्शन कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, स्टेबलाइजमेंट कैसा है। तो यानी कि ये सारी की सारी प्योरिटी कितनी है प्रोडक्ट की। ठीक है, भाई ऐसा तो नहीं हाइजीन का ध्यान रखा जा रहा है या नहीं रखा जा रहा है। तो मतलब ये है कि जो लाइसेंस उसने लिया है मैन्युफैक्चरर के लिए, प्रोडक्ट के लिए स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 वाला। ठीक है, तो अगर उसने वो लाइसेंस लिया है तो उसका प्रॉपर यूज हो रहा है, ऐसा तो नहीं कोई मिसयूज हो रहा है, या ऐसा तो नहीं कि भाई लाइसेंस तो ले लिया लेकिन अनक्वालिफाइड पर्सन रखे गए। तो ये इस टाइप का इंस्पेक्शन ये करते हैं। उसके बाद जो भी इंस्पेक्टर की जो भी इंस्पेक्शन के बाद जो भी रिपोर्ट होती है डिटेल में, वो ये क्या करते हैं बना के, मतलब जो भी लाइसेंस की कंडीशन है कि भाई लाइसेंस प्रॉपर तरीके से एक्ट एंड रूल के थ्रू चल रहा है या नहीं चल रहा है, तो जो भी रिपोर्ट होती है डिटेल में वो बना के वो कंट्रोलिंग अथॉरिटी को सेंड कर देता है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 की, जिसमें हमें बात करनी है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955, जिसमें हमें ऑब्जेक्टिव डेफिनेशन, लाइसेंसिंग ऑफेंस एंड पेनल्टीज के बारे में बात करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ you want to connect with us, then join our Telegram or WhatsApp group. Link will be mentioned in description box. Thank you so much.